Drop it. हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं साहिर कमाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमाल की इंग्लिश पावर्ड बाय गैप श्राव। विद दिस होप कि लास्ट वीडियोस जो सिंथेसिस पर मैंने बना रखी हैं वो आपने देखी होंगी। इस वीडियो में हम लोग सिंथेसिस को कंटिन्यू करेंगे जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में वादा किया था। सो in this very short video we will discuss about past participle and its uses. So without wasting the time, let's begin the video. See, जैसा कि मेरी आदत है कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सेंटेंस के सेंटेंसेस को समझाने की कोशिश करता हूं, तो मैंने पास्ट पार्टिसिपल के भी एग्जांपल लिख दिए हैं। ये बहुत ही छोटी सी वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में आपका एक कंसेप्ट पास्ट पार्टिसिपल को लेकर जो कन्फ्यूजन रहता है वो आज क्लियर होगा, डेफिनेटली क्लियर होगा इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में कन्फ्यूजन होता है कि आखिर हम पास्ट पार्टिसिपल किसको मानते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या पहचान होती है। तो पास्ट पार्टिसिपल की हम बात करेंगे, सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल, वेरी सिंपल। जो हम वर्ब होती है हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, उस फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में हमारी जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। और जनरली जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हम सेकंड फॉर्म के ही नाम से जानते हैं या पास्ट फॉर्म कह देते हैं उसे, ठीक है। जो थर्ड फॉर्म होगी लाइक गो, वेंट, गॉन, सो गॉन जो होगी वो थर्ड फॉर्म होगी और उसे ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। एक्चुअल में लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा था कि पार्टिसिपल जो होता है तो वो एडजेक्टिव का काम भी करता है, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हो, चाहे वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो। तो यहाँ हम पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर आपने कई बुक्स स्टडी करी होंगी, कई टीचर से भी आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल, और आपको अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते भी हैं। लेकिन आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्यों रह जाता है? शायद एग्जाम्पल के तौर पर हिंदी सेंटेंसेस में उसकी पहचान जो रह जाती है वो आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो आज के बाद ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। देखते हैं कैसे और कहाँ पर हम यूज़ करेंगे और कैसे पहचानें कि हमें यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। वेरी सिंपल, क्योंकि मैंने हमेशा दो सेंटेंस को लेकर अलग अलग लिखा, उसके बाद मैं हमेशा उनको कंबाइन करके लिखता हूँ हिंदी में, फिर उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्रहेंशन हो सके। क्योंकि बुक्स में डायरेक्टली दे रखा हुआ होता है इसलिए आप पहचान नहीं पाते। सिंथेसिस करते टाइम पर हम लोग बहुत लंबे लंबे सेंटेंस बोलते हैं, जब उन्हें हम तोड़ेंगे, तोड़कर देखेंगे और सिंपल सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे तब उनको हम कंबाइन करेंगे तो ज़्यादा आसान तरीके से हम पास्ट पार्टिसिपल का या प्रेजेंट पार्टिसिपल का या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन द सेंटेंस। मैंने दो सेंटेंस लिख दिया है कि मैंने एक सैनिक को देखा। वेरी सिंपल है, मैंने सिंपल सेंटेंस के बारे में बहुत बार बता रखा हुआ है और वह घायल था। बहुत ही छोटा सेंटेंस है, बाकी सेंटेंस आप देख ही रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो जितने भी सेंटेंस लिखे हैं वो अपने आप में सिंपल हैं। सिंपल सेंटेंस लिखते टाइम पर हम किस तरह की वर्ब का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं, इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे हैं, व्हाटएवर। लेकिन जब उनको कंबाइन किया जाता है, जब दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, तब आती है प्रॉब्लम। तो सिंपल सेंटेंस जो हम लिखते हैं तो उसमें हमने एक बात कह रखी है कि फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब का यूज़ लास्ट वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो उसमें मैंने फाइनाइट वर्ब को कई बार बता रखा है। तो फाइनाइट वर्ब का यूज़ हम कब, कैसे और कहाँ करते हैं वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाकर देखेंगे तब आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो अगर इनका हम ट्रांसलेशन करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने ज़्यादातर सेंटेंस लिखे हुए हैं कि मैंने एक सैनिक को देखा, आई सॉ अ सोल्जर, आई सॉ अ सोल्जर, वह घायल था। अब दोनों ही सेंटेंस को मिला करके क्या बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए कि जब दोनों सेंटेंस को हम मिलाएंगे कि मैंने एक सैनिक को देखा वह घायल था, तो क्या सेंटेंस हम ये नहीं लिख सकते कि मैंने एक घायल सैनिक को देखा? मतलब क्या हम सेंटेंस को ये नहीं लिख सकते कि मैंने एक घायल हुए सैनिक को देखा? अब हुए शब्द जो आ रहा है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल को प्रेजेंट पार्टिसिपल से अलग कर देगा। उसमें भी हुए शब्द आता है, उसमें भी हुई शब्द आता है, इसमें भी आता है, लेकिन इसमें और उसमें एक फ़र्क है जो फंडामेंटल फ़र्क मैं भी आगे बता रहा हूँ। अच्छा, और देख लेते हैं कि मैंने आगे इसी सेंटेंसेस को आगे, क्योंकि बुक्स में कभी कभी ये भी लिखा रहता है उसे गोली लगी हुई थी, तो उसे गोली लगी हुई थी या वह घायल था, इन सेंटेंसेस को कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। ये बहुत ही ईजी है, सब लोग जानते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे ही और मुझे उम्मीद है कि आपका वो ट्रांसलेशन सही होगा। इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी फ़िलहाल सारे सेंटेंस पढ़ लेते हैं। एक यात्री था, वह थका हुआ था। तो एक यात्री था, देयर वॉज अ ट्रैवलर, और थका था।
इसकी इंग्लिश तो आपको आती होगी, तो बिल्कुल आप उसे कमेंट में करिए और दोनों को मिलाकर हिंदी सेंटेंस क्या बन रहा है तो देखेंगे जब आप हिंदी सेंटेंस, तो उसमें भी हुए शब्द आएगा। आगे आ जाइए। यात्री थका हुआ था, वह पेड़ के नीचे बैठ गया। इन दोनों को सेंटेंस मिला करके क्या होगा, उसने अपनी किताब खो दी, वह उसे ढूंढ रहा था। तो अब जब सारे सेंटेंसेस को, आम खराब थे, किसी ने उसे नहीं खाया। अब इन पांचों सेंटेंसेस को हम लोग जब कंबाइन करेंगे एक सेंटेंस में, तो सारे सेंटेंसेस में आपको कहीं ना कहीं हुए शब्द मिलेगा। इसमें मिले या ना मिले, आपको इसमें अलग अलग तरीके के सेंटेंस मिल रहे होंगे कि यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट आ रहा है, यहाँ पर सिंपल पास्ट आ रहा है, यहाँ पर सिंपल पास्ट है, यहाँ पर सिंपल पास्ट है, यहाँ पास्ट इंडिफिनिट है, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन घबराना नहीं है, हमेशा जब सेंसेस आप कर रहे हो तो आप उन्हें सिंपल वे में पहले तोड़ें, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करें। सीखने का तरीका ये नहीं कि बोलने का तरीका, ये सीखने का तरीका यही है कि पहले छोटे छोटे सेंटेंस को ट्रांसलेट करें सेपरेटली, उसके बाद उनको कंबाइन करें। तो पहले हम लोग इसके हिंदी सेंटेंस जो कंबाइन फॉर्म में आएंगे वो लिख लेते हैं, देखते हैं कैसे आए। मैंने कंबाइन करके ये पांचों हिंदी सेंटेंस नीचे कंबाइन करके लिख दिया है। अब इन पांचों हिंदी सेंटेंस को कंबाइन करने पर देखिए सारे सेंटेंसेस में आपको हुआ शब्द या हुई शब्द आया होगा। जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते टाइम पर हम ता, ती, ते को देखा करते हैं, और उस वाले इसमें ता, हुआ, ती, हुई या ते हुए शब्द आता है या कर शब्द आता है, उसको उठाकर हम आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ऐसे शब्द जिसमें हुआ शब्द आए, जब कंबाइन करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हुआ शब्द आएगा। कभी कभी हम स्पोकन करते टाइम पर नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर आप उसे गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि सारे शब्दों में हुआ आएगा। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक घायल सैनिक को देखा। हम लोग जनरली इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ घायल के रूप में करते हैं, लेकिन अगर आप इसे घायल हुए लिख देंगे तो क्या ये गलत माना जाएगा? नहीं। लेकिन बोलते टाइम पर हम इतना ध्यान नहीं देते, और बोलते टाइम पर हमें चूँकि शॉर्ट वर्ड यूज़ करने होते हैं, इसलिए हम लोग घायल शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं और हुआ शब्द हटा देते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर हुआ शब्द लिखा कि मैंने एक घायल हुए सैनिक को, क्योंकि जब उसे मारा गया तो वो घायल हुआ, तब तो उसे घायल कहा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हुआ शब्द आया। अगर आप चाहे सेंटेंस को, जो मैंने आगे इसको कहा था कि उसको गोली लगी हुई थी, तो इसी को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने गोली लगे हुए सैनिक को देखा, मतलब जिस सैनिक को गोली लगी थी मैंने उसको देखा, फिर उसमें भी लगे हुए शब्द आया ना। सेकंड को देखें कि एक थका हुआ यात्री कैसा था? थका हुआ। हम यहाँ पर पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, तो ये पार्टिसिपल याद रहे कि एडजेक्टिव का काम करता है, वो उसके बारे में बताता है, इसकी विशेषता बताता है। तो थका और हुआ, हम ये सिर्फ इतना बोल दें, एक थका यात्री था। एक थका यात्री था बोलने को तो बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी इट सीम्स टू बी ऑकवर्ड, थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लगेगा, तो इसलिए एक थका हुआ यात्री था, या थका हुआ व्यक्ति था, या थके हुए हुएवर एंड व्हाटएवर। नेक्स्ट पे आ जाइए। थका हुआ यात्री पेड़ के नीचे बैठ गया। यात्री कैसा था? थका हुआ। तो एक थका हुआ यात्री पेड़ के नीचे बैठ गया। नेक्स्ट पे आइए, वह अपनी खोई हुई किताब ढूंढ रहा है। इसमें हुई शब्द आया, इसमें हुआ शब्द आया, इसमें हुआ शब्द आया, इसमें हुए शब्द आया। खराब हुए आम किसी ने नहीं खाए, और इसमें भी हुए शब्द आए। देखा आपने? अब जब आप कंबाइन करेंगे तो ये शब्द आएंगे, और इन्हीं शब्दों को उठाकर आप पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल को लिखिए और पास्ट पार्टिसिपल के बाद जैसा सेंटेंस लिखा हुआ सिंपल है उसको आप वैसे ट्रांसलेट कर दीजिए। बस इसका ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो पार्टिसिपल रखा जाएगा वो पार्टिसिपल उस नाउन के जस्ट पहले रखेंगे जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। कब, कैसे, कहाँ, ये भी हम लोग ऐसे बनाएंगे कि पहले तो हम लोग इसको अलग अलग तरीके से बना लेंगे। इसका समझना भी ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं नीचे एक एक करके ट्रांसलेशन बना रहा हूँ, आपको आ रहा हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। जब हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हमेशा याद रखें कि उसमें ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं वो दिखने में सिंपल होंगे, और उसमें जो वर्ब होंगी वो जनरली थर्ड फॉर्म में होंगी। और वो थर्ड फॉर्म कब यूज़ होती है हम जानते हैं, अगर इज़, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है तो वो हमेशा पैसिव वॉइस कहलाई जाती है। कैसे, ये आपको समझ में आएगा यहाँ देख करके। आई सॉ अ सोल्जर, ये तो सिंपल है, आई सब्जेक्ट, सॉ उसकी वर्ब, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आगे वाला जो सेंटेंस था वह घायल था। यहाँ पर दिखने में जो घायल वर्ड है, घायल, सपोज करिए ये एक पेन है, मार्कर पेन, ये कैसा है? इट इज़ अ ब्लू, ये ब्लू है, तो ब्लू वर्ड इसका क्या है? एडजेक्टिव। उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि जो सैनिक है वो कैसा है, तो वर्ड आएगा घायल। तो घायल क्या है अपने आप में?
कोई व्यक्ति जब किसी को मारेगा तभी दूसरा व्यक्ति घायल होगा, तो एक्चुअल में वहाँ क्रिया हो रही है। वो क्रिया जो होती है वो वर्ब पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में लिखी जाएगी। ये तो ऑलरेडी नेचुरल एडजेक्टिव है कि ये एक ब्लू पेन है या ये एक ब्लैक पेन है। ब्लैक और ब्लू ये नेचुरल एडजेक्टिव है। वो एडजेक्टिव जो वर्ब से बनाए जाते हैं वो पार्टिसिपल कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो घायल था ना, दिखने में ये एडजेक्टिव है बट एक्चुअल में ये वर्ब है, और इसी वजह से जो वर्ब इंजर है, इंजर वर्ड को थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। क्यों? हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस का यूज़ कब करते हैं, जबकि कर्ता खुद एक्टिव ना हो किसी काम में। जब कोई सब्जेक्ट अपने काम को खुद ना करे, काम किसी दूसरे के व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो सब्जेक्ट पर, तो उसको इंजर्ड किया गया होगा तब तो वो इंजर्ड हुआ, खुद तो इंजर्ड नहीं हो सकता। या किसी न किसी ऑब्जेक्ट की वजह से कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी उसके इंजर्ड होने के पीछे। इसी वजह से सब्जेक्ट वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि सिंपल एक फॉर्मूला है पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्मूला होता है, जो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। इसी को अगर हम देख लें, उसको गोली लगी हुई है तो गोली ऑटोमेटिक अपने आप तो लग नहीं सकती, तो जो एक्शन हुआ गोली मारने का वो किसी और के थ्रू, गोली लगी ऑटोमेटिक अपने आप नहीं लगी होगी, उसे लगाई गई मतलब मारी गई गोली। तो यहाँ पर भी इसीलिए इसे पैसिव वॉइस में लिखा गया। ही वॉज शॉट, शॉट इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ शूट, शूट जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका थर्ड फॉर्म शॉट होता है। ही वॉज शॉट अ बुलेट, उसे बुलेट मारी गई, गोली लग गई, गोली मारी गई। ठीक, अब दोनों ही सेंटेंस को हम एक सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। साफ साफ दिख रहा है, आई सॉ, मैंने देखा, और किसे देखा? मैंने एक घायल सैनिक को देखा। आ इंजर्ड सोल्जर। एक चेंज और करेंगे, जब इंजर्ड वर्ड आया तो ये जो आर्टिकल है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो आ को हम एन कर देंगे, एन इंजर्ड सोल्जर। यहाँ पर आ वर्ड सोल्जर के लिए था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कहाँ पर क्यों रखा गया। ऐसे ही हम सारे सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनेंगे? लेट्स सी। ये आपका सेकंड सेंटेंस, एक यात्री था, बहुत ही सिंपल बहुत छोटा सेंटेंस है। देयर वॉज अ ट्रैवलर। वह कैसा था? वह थका हुआ था। थका था भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने हुआ शब्द को आइडेंटिफाई करने के लिए खास तौर से हुआ लिखा हुआ है। ही वॉज टायर्ड, फिर वही चीज़ आई, टायर्ड कहाँ से आया? टायर्ड एक्चुअल में क्या होता है? थकना, ये एक वर्ब है, उसको एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखा गया, और एडजेक्टिव के फॉर्म में तब लिखा गया। देखने में ये सिंपल सेंटेंस है बट एक्चुअल में ये पैसिव वॉइस ही है। थकावट किसी न किसी वजह से होगी। अब कौन सी वजह से होगी यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है ये कहना, लेकिन थकावट के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। तो इसी वजह से इसे पैसिव वॉइस में ऑलरेडी लिखा ही जाता है। जैसे ही वॉज अ टॉल मैन, सो ही वॉज अ टायर्ड मैन भी लिख सकते हैं। वह एक थका हुआ व्यक्ति है, वह एक लंबा व्यक्ति है। तो वो नेचुरल एडजेक्टिव है टॉल, यहाँ पर ये वर्ब से फॉर्म है जिसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब दोनों ही सेंटेंस को मिलाकर अगर आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं देयर वॉज a tired traveler। मीन्स इट इज कंबाइन ऑफ बोथ सिंपल सेंटेंसेस। ये दोनों सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके ये लिखा गया। अब इसका फ़ायदा क्या होता है सिंपल सेंटेंस बनाने में? फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। सी, ये सेंटेंस आपका जो लास्ट वाला सेंटेंस था वो पूरा सेंटेंस, जो मैंने दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस लिखे थे, उन दोनों सिंपल सेंटेंस के बाद जो एक कंबाइंड सेंटेंस बना था, तो वो कंबाइंड सेंटेंस पूरा उठा के मैंने यहाँ लिख दिया हुआ, जो कि नेक्स्ट सेंटेंस में एग्जांपल दिया था। यात्री थका हुआ था। वो पहले वाले सेंटेंस में एक यात्री था, वह थका हुआ था, तो मैंने क्या लिखा था? द ट्रैवलर वॉज टायर्ड। अब वो ऑलरेडी सिंपल सेंटेंस बन के आया, द ट्रैवलर वॉज टायर्ड एंड ही सैट अंडर द ट्री। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा है ये क्या है? ये एक्चुअल में दो सिंपल सेंटेंसेस का एक कंबाइंड सेंटेंस है। अगर आप इसको तीन सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप ये कह सकते हैं देयर वॉज अ ट्रैवलर, ही वॉज टायर्ड एंड ही सैट अंडर द ट्री। तीन सेंटेंस और इसको मिला करके अब आप क्या लिखेंगे? द टायर्ड traveler sat
अंडर द ट्री। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है नहीं कि हमें दो सब्जेक्ट में से एक एलिमिनेट करना है, एक वर्ब को एलिमिनेट करना है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट के बाद आता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आपने अच्छी तरीके से समझा होगा तो आप इसे भी समझ रहे होंगे। ट्रैवलर कैसा था? ट्रैवलर टायर्ड था, तो ये इसका एडजेक्टिव को पहले रखा गया और आगे वाले सेंटेंस को सब्जेक्ट हटा करके लिख दिया गया, सैट अंडर द ट्री। एक थका हुआ व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। सी, ये है आपका नेक्स्ट सेंटेंस कि उसने अपनी किताब खो दी। ही लॉस्ट हिज बुक, वो उसे ढूंढ रहा है। सिंपल, ही इज़ सर्चिंग इट या ही इज़ लुकिंग फॉर इट। दोनों सेंटेंस का आप, दोनों ही वर्ब का आप यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ सर्चिंग इट, उसे ढूंढ रहा है। देखने में सिंपल है, लेकिन अब करना क्या? वह अपनी खोई हुई किताब ढूंढ रहा है। देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, वह अपनी खोई हुई किताब ढूंढ रहा है। यहाँ पर अलग अलग है, उसने अपनी किताब खोई और उसे ढूंढ रहा है। दोनों सेंटेंस मिलाकर वह अपनी खोई हुई किताब ढूंढ रहा है। तो दिक्कत आ जाती है इस तरह के शब्दों को कि हम पास्ट पार्टिसिपल में लिखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें, कि फोर्थ लिख दें, कि फिफ्थ लिख दें, सेकंड लिख दें, कि थर्ड लिख दें, कि एडजेक्टिव क्या होता है खोई हुई की, खोई हुई बुक का एडजेक्टिव क्या होगा। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि पार्टिसिपल आप यूज़ नहीं करते, सेंसेस आप समझते नहीं। कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्रहेंशन की कमी, उसी को दूर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो आज के बाद से आपका ये भ्रम टूट जाएगा। सी, ही लॉस्ट हिज बुक, उसने भी किताब खो दी। ही इज सर्चिंग इट, दोनों को मिलाकर आप लिखेंगे। करना क्या है, जिस नाउन का वो एडजेक्टिव बन रहा है उस नाउन से पहले रख दीजिए, बाकी सेंटेंस आप एज इट इज उतार दीजिए। वो क्या ढूंढ रहा है? ही इज सर्चिंग, वह ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है? बुक। बुक कैसी है? लॉस्ट। और किसकी है वो बुक? हिज। तो आप लिखेंगे क्या? ही इज सर्चिंग हिज लॉस्ट बुक। बुक कैसी है? लॉस्ट। और बुक है किसकी? हिज। तो वो ढूंढ क्या रहा है? ही इज सर्चिंग हिज लॉस्ट बुक। ये सिंपल सेंटेंस लिखने का पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। सी, मैंगो कैसे? ख़राब थे, रॉटन। रॉट का थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब, क्योंकि मैंगोज लिखा है इसलिए वर्ब रॉटन। आम ख़राब थे। नोबडी एट देम। देम किसके लिए आया? मैंगोज के लिए। आम कैसे हैं? ख़राब। तो आप क्या लिखेंगे? नोबडी एट रॉटन मैंगोज। नोबडी एट रॉटन मैंगोज, किसी ने ख़राब आम नहीं खाए। ख़राब का मतलब किसी ने ख़राब हुए आम नहीं खाए। ख़राब तो तभी होंगे ना जब वो क्रिया हो चुकी होगी। आम अच्छा था, वो धीरे धीरे 4 दिन के बाद सड़ गया, तो आम के सड़ने की क्रिया को ही तो ख़राब लिखा गया है। एक्चुअल में ख़राब दिखने में एडजेक्टिव है, बट उसमें क्रिया हुई है ख़राब होना, तो उस ख़राब होने को ही रॉटन लिखा गया। तो नोबडी एट रॉटन मैंगोज। सो आई होप ये 5 सेंटेंसेस आपके लिए थोड़े से बेनिफिशियल रहे होंगे और कुछ समझ में आया होगा पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐसा एग्जाम्पल लिख के दीजिएगा जो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है, उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो विद दिस होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो परफेक्ट पार्टिसिपल के ऊपर होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कमेंट्स फॉर एनी क्वेश्चन और क्वेरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।